मेरा नाम सिमर है। मैं अपने शहर में बैंगलोर जा रही थी क्योंकि मुझे नर्स की जॉब बैंगलोर में लगी हुई थी। मैंने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। मुझे मेरे शहर में बैंगलोर जाने में 1 दिन और 2 रात लगने वाले थे। मैंने ट्रेन की टिकट ऑनलाइन ही बुक करा दी हुई थी। आज मेरी ट्रेन थी। मुझे ट्रेन से सफ़र करना था, इसलिए मैंने अपना पूरा सामान ठीक से पैक कर लिया था। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी। लोग फटाफट ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से चलूं। लेकिन आज मैं पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा उपदान घबराहट थी कि मैं ट्रेन से चढ़ी पाऊंगी कि नहीं, क्या मैं वहाँ पर ठीक से जॉब कर पाऊंगी कि नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने इस जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो चुका था। मैंने मन पापा बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मुझे जॉब करना बहुत ही ज़रूरी था और मैं जॉब के सिलसिले में अपने शहर से बैंगलोर जा रही थी। ट्रेन चल रही थी। मैंने अपना सामान ट्रेन में जिस तरह करके चढ़ा लिया था। मेरा रिजर्वेशन था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि सीट मिलेगी या नहीं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। इतने लंबे सफ़र के लिए रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती, इसलिए मैंने पहले से ही अपना रिजर्वेशन करा के रखा हुआ था। मैं अपनी सीट के पास पहुंची। मेरी सीट पर बहुत कोई और ही नहीं लड़का बैठा हुआ था। देखने में काफ़ी हैंडसम था, बहुत ही गोरा चिट्टा था और उसकी लंबाई देखकर मैं तो उसकी तरफ प्रभावित हो चुकी थी। पहली नज़र में ही मैं उसकी घायल बन चुकी थी। मैं बहुत ही ध्यान से उसे देख रही थी। उस लड़के की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ कम थी, क्योंकि मैंने इतना हैंडसम लड़का की ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इतना हैंडसम लड़का देखकर तो मुझे सचमुच आज अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मुझे जॉब पर ही पही हुई थी और भी सीट की पड़ी हुई थी। मैंने उसके से कहा, देखिए यह मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाइए। वो लड़का मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, ये सीट क्या तुमने खरीदी है, तुम्हारे पापा की है। वह मुझसे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा था और उसके साथ साथ वह मुस्कुरा भी रहा था। मैं भी कुछ कम सुंदर नहीं थी। मैंने देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। मेरी माँ जब देखो तब मुझे यही कहा करती थी कि सिमर तुम सचमुच मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। मेरी माँ तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती थी, क्योंकि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर वह मेरे साथ मजाक कर रहा था। मुझसे कहने लगा, देखिए मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, यहाँ तो गाड़ी सरकार की है, तुम्हारी नहीं। मैं उसे बार बार मिन्नतें किए जा रही थी, यह रिसर्च की हुई सीट है, आप यहाँ से उठिए, कहीं और जाकर बैठ जाइए। लेकिन वह लड़का नहीं मान रहा था। मैं वहाँ मुझसे मजाक में बात किया जा रहा था, ये तुम्हारे पापा की सीट नहीं है जो मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर तक मैं मेरी सीट के पास ही खड़ी रही और उसके लड़के को घूर कर देखने लगी, लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हो रहा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरा बैग उठाया और सीधा ऊपर रख दिया और मुझसे कहने लगा, बैठिए, मैं आपके साथ तो मजाक कर रहा था, मेरी भी रिजर्व की हुई सीट है जो बराबर आपके सामने की है। हम दोनों की सीट सामने आमने थी। हम दोनों अब पूरा सफर साथ में काटने वाले थे। मैं अपनी सीट पर जल्दी से बैठ गई। मैंने उसके चेहरे पर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे उस लड़के पर थोड़ा सा गुस्सा आया कि उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि लेकिन वह बदतमीजी नहीं थी, वह मेरे से मजाक कर रहा था। मैं बैठ गई और अपने बैग से मैंने बुक निकाला और मैं पढ़ने लगी। जब मैं बुक पढ़ रही थी, वो मुझे मेरा नाम पूछने लगा, उसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। मैंने एक नज़र उसे उठाकर देखा और उसे अपना नाम नहीं बताया, बल्कि उससे कहा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें मेरा नाम जानकर क्या करना है, क्या करोगे तुम मेरा नाम जानकर। मैंने उससे कहा कि आप अपना नाम नहीं बताया और मैं अपना बुक पढ़ने में लग गई। मैं भी तो अपने एटीट्यूड दिखाऊंगी ना। लेकिन वह बस मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक नज़र भी उसे देख नहीं रही थी। वह बहुत ही हैंडसम था। मैं भी उसके साथ देखना चाहती, लेकिन मैंने नहीं देखा। उसने कहा, तुम कौन से शहर और कहाँ जाना है, क्या करने वाली हो, वह मेरे बारे में बार बार पूछे रहा था। फिर दोबारा से उसने मुझ पर, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उसे देखा मेरा नाम सिमर है। मैं बहुत हूँ, तुम मुझसे इतने सवाल जवाब मत करो। तुम कोई टीचर हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो। मैं नर्सिंग की जॉब के लिए जा रही हूँ, तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो। वो इतने सवाल जवाब कर रहा था। वो तब मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो नर्सिंग की जॉब के लिए जा रही हो,
कोई बात नहीं, बताओ कि तुम कौन से शहर जा रही हो? मैंने कहा बैंगलोर। धीरे-धीरे हम दोनों में अच्छी बातचीत होना शुरू हो गई। मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी उससे अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह एक भाई है, अभी तक शादी नहीं हुई, वह भी जॉब के सिलसिले में जा रहा है और जहाँ भी मैं जा रही थी वह भी वहीं जा रहा था। काफ़ी सफ़र लंबा था। सफ़र अब बहुत ही मज़ेदार होने वाला था क्योंकि वह बहुत ही प्यारी बातें कर रहा था। अब वह मुझे अच्छा लगने लगा था। सर्दी का मौसम था। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। हवा के साथ-साथ चाय पीने का मन भी कर रहा था। तब तक वह से चाय वाला गुज़रा। उसने चाय करके आवाज़ लगा दी। मैंने उस चाय वाले को बुलाया और मैंने 2 कप चाय खरीदी। 1 कप चाय मैंने उसे दे दी और 1 कप चाय मैं पीने लगी। रौनक सचमुच बहुत ही प्यारा लड़का था। उसने अपने चाय के पैसे को दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने चाय वाले के हाथों में पैसे दे दिया। वह चाय वाला हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। चाय वाला देखकर वहाँ से चला गया। रौनक मुझे देखकर हँसने लगा, कहने लगा अरे 30 की तो बात थी, 30 में क्या होगा, अब बहुत ही ज़्यादा रकम देनी होगी तो तुम दे देना, आगे खाने का भी तो हमें देखना है, खाना आ जाएगा जब तुम खाने के पैसे दे देना। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हँस रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। रौनक मेरे साथ मजाक कुछ हद से ज़्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सफ़र अच्छे से कट रहा था। ट्रेन कब की निकल चुकी थी। सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। मैं अपने बैग में शॉल निकाल कर ओढ़ ली। वह भी अपना स्वेटर निकाल रहा था, लेकिन उसके बैग में स्वेटर निकल नहीं रहा था। मैंने उसे कहा अरे मेरे पास एक और शाल है, क्या मैं तुम्हें दे दूँ? वह मुस्कुराया और कहने लगा अरे इससे मुझने वाली क्या बात है, तुम तो मेरी और मेरे शॉल दे सकती हो। मैंने अपने उसे बहुत ही गौर से देखा, ऐसे देखा कि जैसे मुझे गुस्सा आया हो, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहने लगा अरे मैं तो तुमसे क्या कर रहा हूँ, तुम तो अब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हो। हमारी बातें चल रही थी, पूरा दिन बीत गया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कलेश आ गए थे। रात काफ़ी हो गई थी। हम दोनों अब खाना खाकर सो चुके थे। एक दिन में ही हम दोनों इतना ज़्यादा करीब आ गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से अब प्यार भी करने लगे थे। एक दिन में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। हम दोनों ने ऑनलाइन और एक रिजर्वेशन करवाया। वहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन था जहाँ पर सफ़र के साथ साथ हम रूम के मज़े भी ले सकते थे। उस ट्रेन में डिब्बे में हम लोग पहुँचकर वहाँ पर बैठ गए। हम दोनों एक दूसरे में से अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ठंडी का मौसम था। रौनक बड़े साथ आकर बैठ गया, मेरे हाथ को थाम लिया, मुझसे कहने लगा सिमर तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने पहले दिन ही करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मेरी बात का बुरा ना मान लो, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। सिमर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने शर्माते हुए एक नज़र उठाकर रौनक को देखा। रौनक से कहा रौनक तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। तुम मुझसे पहली नज़र में बहुत प्यारी लगी थी। मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठी थी। तब रौनक ने मेरी ओर देखा और मुझे ज़ोर से बाहों में पकड़ लिया। मैं भी रौनक की बाहों में जाकर अपने आप को बहुत महसूस करने लगी थी, क्योंकि रौनक सच में बहुत ही अच्छा लड़का था। पहली नज़र में ही वह मुझे भाग गया था, इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से रौनक के हवाले कर दिया। रौनक और मैंने पूरी रात एक दूसरे की बाहों में बिता दी। रौनक ने पूरी रात मुझे बहुत प्यार किया था। हम दोनों ने उस रात सारी हदें पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। रौनक और मेरे बीच अब कोई भी दीवार नहीं थी। हम पूरी तरह से दो जिस्म एक जान बन चुके थे। पूरी रात हमने एक दूसरे की बाहों में काटने के बाद दूसरा दिन भी निकल गया। अब हमें एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आ गया था। रौनक मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वह मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था और ना तो मैं उससे दूर जाना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। उतारने का वक्त आ गया था। हम दोनों ट्रेन से उतर गए। रौनक ने मुझे गले से लगाया और वहाँ से चला गया। रौनक के आँख में आंसू थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जॉब पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। रौनक वहाँ से चला गया। मैं भी अपनी जॉब के लिए वहाँ पर आ गई। मैं अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया था और मैं हॉस्टल में पहुँच गई। मैंने हॉस्टल में अपना सामान रखा और जॉइनिंग लेटर जॉब की तरह जगह पर लगा जाकर पहुँच गई थी। मैं हॉस्पिटल गई। वह दिन बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन जॉब का पहला दिन था। बहुत ही अच्छी तरह से
जॉब का दिन गुजर गया, शाम हो गई, मैंने बिस्तर में जाकर लेट गई, पर मुझे याद है कि मैं रौनक का तो नंबर ही लेना भूल गई थी और ना ही मेरे पास कोई एड्रेस था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं क्या करूँ, कहाँ से रौनक का नंबर निकालूँ। हम बातों बातों में इतना ज़्यादा खो गए कि रौनक के पास मेरा नंबर नहीं था और ना तो मेरे पास रौनक का नंबर था। आज मैं क्या करती, मैं बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए जॉब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने रौनक की मोहब्बत को इस वक्त में दिल में दबा लिया था और मैं अपने जॉब में लग गई। ऐसे ही बीतते गए, 1 महीने बाद गुजरे गए। 1 महीने के बाद मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर से रौनक को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला और मैं अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर रहूंगी। मैं अपना हक बिस्तर नहीं मारूंगी, मैं इसे दुनिया में दिखा कर रहूंगी। इसलिए 9 महीने तक दुनिया के ताने सुनकर मैंने बच्चों को जन्म दिया था। देखते देखते 7 साल गुजर गए। मेरा बच्चा 7 साल का हो गया था। मेरा ट्रांसफ़र बेंगलोर से पूरे हो गया था। एक दिन मैं अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल लेकर गई। वहाँ पर मैंने देखा तो एक पति पत्नी का जोड़ा आया हुआ था और वह बात कर रहे थे कि हमें एक बच्चा गोद लेना है। मैं दरवाजे तक पहुँची तो मैंने देखा तो वहाँ तो रौनक था, उसके साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की साड़ी में थी, माथे पर सिंदूर था, गले मंगलसूत्र था, हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसे रौनक का हाथ थाम रखा था। वह अपना सर रौनक के कंधे पर रखकर रो रही थी, शायद उसे बच्ची की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद रौनक और उसकी पत्नी वहाँ से चले गए। मैं अंदर प्रिंसिपल के पास गई और मैंने उसके बारे में पूछा तो प्रिंसिपल मुझे बताने लगे कि वह रौनक है और वह उसकी पत्नी अनु है। उनको 5 साल से बच्चा नहीं हुआ। यह लोग एक बच्चा गोद लेना चाहते थे। रौनक और उसकी पत्नी दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने रौनक को देखा और अपने आप को छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि रौनक मुझे देखे। मैं तुरंत दरवाजे के पास ही छुप गई थी। फिर मैं जाकर प्रिंसिपल की वह सारी इंक्वायरी निकाली जो रौनक प्रिंसिपल से बात कर रहा था। मेरा बेटा अयान अब 7 साल का हो चुका था। मेरे बेटे पर उसके बाप का साया नहीं था। मैंने तुरंत प्रिंसिपल को कहा कि मैं रौनक से बात करूं कि मैं अपने बेटे का अयान देना चाहती हूँ, लेकिन रौनक यह बात मत बताया कि वह सिमर का बेटा है। उसे यह बात बताना कि यह हमारे स्कूल का बच्चा है जो कि अनाथ है। आप इसे आसानी से गोद ले सकते हैं। प्रिंसिपल ने तुरंत रौनक को कॉल किया और बताया कि तुम्हें जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा मिल गया है, तुम स्कूल वापस आ सकते हो, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। मैंने अमर को सारी बातें बता दी। अमर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अभी वहाँ सिर्फ वो 7 साल का था, लेकिन मैंने उस रौनक के बारे में सब कुछ बता दिया था कि हम तुम्हारे पापा हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को समझाया दिया कि मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार है और तुरंत मान गया। कहने लगा मम्मा आप मुझसे कभी मिलने के लिए आ जाओगी ना। मैंने अपने बच्चे को सर पे हाथ रखकर कहा बेटा मैं तुमसे मिलने के लिए हर रोज़ आया करूँगी, बस तुम अपने पापा के साथ रहना। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे और तुम्हें पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ही रहना होगा। अयान पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे मिलने के लिए रोज आया करूंगी, तब अयान मान गया। प्रिंसिपल ने रौनक और अपनी पत्नी को बुलाया, अमर को उसके मिलवाया, मगर अयान बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैंने इशारे में अमर से कहा तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही सारी चॉकलेट दूंगी और मिठाई दूंगी। तब अयान रोता हुआ रौनक के साथ चला गया। पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। आज अयान को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मैं अयान से मिलने नहीं गई। मेरा दिल तड़प रहा था, मेरा दिल रो रहा था। आज मैं रुकने वाली नहीं थी। अयान को देखने के लिए जाने ही वाली थी। रौनक और उसकी पत्नी स्कूल में अयान को ले जाने के लिए आए थे। अयान से स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। रौनक की पत्नी ने मुझे नहीं देखा था। मैं अयान के पास चली गई और उसके सर पे हाथ फेरने लगी और मुझे देखकर मेरे पास दौड़कर चला आया और मुझसे कहने लगा मम्मा तुम यहाँ पर कैसे आया। अयान मुझे बार बार अम्मा कहकर गले लगने लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरी ममता तड़प उठी और अयान को सीने से लगा ली, उसके माथे को चूमा। उसने अपने सीने से अलग करने के लिए मना नहीं कर रहा था। रौनक की पत्नी अयान को मुझसे मिलने छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान मुझे अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अयान से कहा अयान यह तुम्हारी माँ है, लेकिन अब तक रौनक भी गाड़ी से उतरा और मुझे देखा तो तुरंत मेरे पास चला आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा सिमर तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखते देखते मुझसे
लिपट गया। उसने अपनी पत्नी के सामने ही मुझे गले लगाने के रोने लगा और कहने लगा, सिमर मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 3 साल तक डाल दिया गया। मैं 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में था। मुझ तुम पागल हो। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? वह मुझे बहुत ही ज़्यादा बातें सुना रहा था, पागलों की तरह का मुझे प्यार कर रहा था। अपनी पत्नी सब देख रही थी। मुझे रौनक को अपनी पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती रौनक को उसकी पत्नी के सामने गले लगाते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन मैं करती भी क्या करती। रौनक को पूरी तरह पागल हो गई थी। रौनक मेरे बच्चे का बाप था, पहला प्यार था मेरा, रौनक ही था और रौनक का भी पहला प्यार मैं ही थी। रौनक मुझसे लिपट कर रोने लगा, बार बार मेरे माथे को चूमने लगा, कहने लगा, सिमर मैं पूरा पागल हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम कहाँ चली गई थी? मजबूर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अनाविया से कर दी। मैं अनाविया के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी। अनाविया बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनाविया को पता नहीं चला कि रौनक और मेरे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और मेरा अयान हमारा बच्चा है। तो अनाविया बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। वह रौनक के पास चली गई और जोर जोर से रौनक के मुंह पर थप्पड़ मारा और मैं कुछ नहीं कह सकती थी। वह पति पत्नी थे, इसलिए मैंने उन दोनों के बीच में बात नहीं की। जब अनाविया ने अयान को थप्पड़ मारा तब रौनक होश आया और उसे थोड़ा सा बुरा लगा कि उसे अयान के सामने मुझे गले लगाए, लेकिन फिर भी वह मेरा हाथ थामे हुआ था। अनाविया को समझ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ था। सिमर मेरा पहला प्यार है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जब अनाविया ने रौनक के मुंह पे ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर अभी की अभी आ रही हूँ, लेकिन मैं रौनक को अनाविया की ज़िंदगी नहीं खराब करनी चाहती। इसलिए मैं रौनक को समझाना, रौनक जब ये ज़िंदगी तुम्हारी अनाविया की है, अयान तुम्हारा बेटा है, तो मैंने तुम तो तुम्हारे बेटा दे दिया है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अयान को ले लो और अपने घर चले जाओ। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात मानो, अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अनाविया को अपनी पत्नी समझो और अपना संसार बसाओ। मेरे लिए अपने संसार को आग मत लगाओ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन अनाविया वहाँ से अपने मायके जा चुकी थी। अब अनाविया रुकने वाली नहीं थी, वह वहाँ से चली गई, लेकिन रौनक मेरा हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अयान और रौनक हम दोनों साथ में रौनक के घर गए। रौनक का घर बहुत ही बड़ा था, काफी आलीशान था। रौनक सचमुच बहुत ही अच्छे घर का इंसान था। अपने आप में उसने अपने घर को, अपने आप को और अपने संसार को बहुत ही अच्छी सजा रखा हुआ था और रौनक संसार खराब नहीं करना चाहती थी। जब हम रौनक के घर गए तो देखा कि रौनक अपनी पत्नी की काफ़ी सारी तस्वीर थी। रौनक की पत्नी अनाबिया ने पूरा घर अच्छे से सजाया हुआ था। अपने बेडरूम तो बहुत ही आलीशान था, बेडरूम हर चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से रखी हुई थी। उन दोनों की तस्वीर देखकर मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे इन इन संसार खराब नहीं करना है, मुझे यहाँ से चले जाना है। मैंने रौनक को बहुत मनाने की कोशिश की, वह अनाबिया को उसके मायके ले जाए। मेरे कहने पर रौनक अनाबिया को ले जाने के लिए मायके गया, लेकिन अनाबिया आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं दूसरे दिन अनाबिया को से घर चली गई। मैं अनाबिया के सामने हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगी, उससे कहा कि तुम इसमें मेरी कोई, रौनक की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन अनाबिया हम माफ़ नहीं करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 6 महीने गुजर गए। मैं हर 2 दिन बाद अनाबिया के मनाने के लिए उसके घर चली जाती। उसे बार बार यही कहती कि रौनक और मेरे बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो तुम समझ रही हो। जो भी कुछ है वह सब कुछ गलती हो गया है और ना समझी हो गया है, इसलिए तुम अपना संसार बर्बाद मत करो। मैं बार बार अनाबिया को समझाने की कोशिश करती, बार बार रौनक आता उसे समझाने के लिए। 1 साल बीत गया, लेकिन अनाबिया अब तक नहीं आई थी। उसने पता नहीं क्या सोच रखा था और एक दिन वह दुबई चली गई। उस दिन मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी। मुझे ऐसा लगा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मुझे बिल्कुल भी अपना भी अनाया के सामने नहीं आना चाहिए था। आपने बच्चों को गले नहीं लगाना चाहिए था। उस दिन अपनी ममता को मुझे काबू में कर लेना चाहिए था। मैं क्या करती, मेरी ममता काबू में नहीं आ रही थी और मैं अपने बच्चों से जाकर लिपट गई। मैं आज उस दिन को बहुत ही ज़्यादा कोस रही थी। मुझे अनाबिया और रौनक की ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए थी। दिन बीते चले गए, देखते देखते अनाबिया को 1 साल हो गए। 1 साल बाद लंबा चौड़ा एक लेटर मेरे घर आया। उसने अनाबिया ने रौनक को तलाक दिया था। उसने तलाक के पेपर थे और तलाक के साथ साथ एक अंदर बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा लेटर लिखा हुआ था। जब मैं वह लेटर पढ़ी रही थी तब मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, यह सब उसके संसार में हो रहा था। अनाबिया ने उसमें लिखा हुआ था कि सिमर, रौनक और मेरे बीच में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अच्छा था। रौनक ने मुझसे शादी तो की थी, लेकिन इससे पहले तुम्हारा था, बस नाम के लिए
लिए हम पति पत्नी थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। हम पति पत्नी जैसे एक दूसरे के साथ रहते थे। वह हम सब लोगों के सामने दिखाने के लिए हम पति पत्नी का नाटक करते थे। रौनक ने कभी भी मुझे दिल से अपनी पति पत्नी नहीं माना था। उसके दिल दिमाग में सिमर वह तुम थी। मैं आगे उसके साथ भी नहीं रहना चाहती थी। हमारे बीच में शारीरिक संबंध तो थे, लेकिन दिल का संबंध हमारे कभी भी जुड़ा नहीं। और 4 साल हमारा शरीर संबंध होकर भी मैं माँ बन नहीं सकी। मैं एक दिन हॉस्पिटल में अपने आप को चेकअप कराने के लिए चली गई। मैंने अपना चेकअप करवाया, तब मुझे पता चला मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैं रौनक के साथ रहने का फ़ायदा क्या था। मैं खुद ही रौनक के लिए कोई लड़की ढूंढ रही थी। मैं अपना और रौनक से एक बच्चा पैदा करवाने वाली थी, लेकिन भगवान को बहुत शुक्र है कि तुम खुद सामने आ गए और हमें रौनक और का तुम्हारा बच्चा मिल गया। भगवान की मर्जी यही थी, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। आज तुम्हारा और रौनक का संसार फिर से बस गया। तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें मिलेगा। रौनक का पहला प्यार तुम ही हो, क्योंकि रौनक एक एक पल के लिए भी तुम्हें भूला नहीं था। मुझे नाविया का लेटर पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। उसने अपना बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ होगा, लेकिन जब मैंने लेटर पढ़ा तो मेरे दिल का सुकून मिला। उसने ना तो मेरी गलती थी, ना ही तो अलविदा नाविया का गलती थी, और ना ही रौनक की गलती थी। या तो तकदीर का लिखा हुआ था जो आज हो गया। नाविया दुबई में अपनी बची हुई पढ़ाई को पूरा करके जॉब भी कर रही है। नाविया ने लेटर में यह भी लिखा था कि मैंने पूरी तरह रौनक को माफ़ कर दिया है और पूरी तरह से उसे आज़ाद भी कर दिया है। तुम दोनों अब शादी कर सकते हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर दुबई में सेटल होने वाली हूँ और यहीं पर कोई लड़का देखकर मैं भी शादी कर लूँगी। तुम दोनों अपना संसार सजाओ, अपने बच्चों के साथ सुखी रहना। मैंने वह लेटर रौनक को दिखाया। जब रौनक ने लेटर पढ़ा तो उसने बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि रौनक भी अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने लेटर की आखिरी लाइन पढ़ी तो उसने मुझे गले से लगा और रौनक रोने लगा, कहने लगा यही तकदीर का लिखा है। अगर तकदीर में लिखा ना होता तो आज तुम मुझे नहीं मिलती, ना ही मेरा बच्चा मिलता। मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मैंने बस तुमसे ही मोहब्बत की। आज भगवान ने मेरी मोहब्बत मुझसे मिला दी। मैं आज अपने पति और अपने बेटे के साथ खुश हूँ। कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।